हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू योर चैनल बिंदास स्टडीज़। तो मैं आज आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाई हूँ। तो अगर आप मतलब कहते हैं ना, अपने दुख से आपको बाहर आना पड़ेगा, नेट जेआरएफ नहीं हुआ कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ाई करनी है, हार नहीं माननी है और एकदम डेफिनेटली होना है, ठीक है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये कहीं से ऐसे नहीं लिए गए हैं, सिर्फ रैंडम क्वेश्चन हैं जो मुझे बहुत सही लगे, तो मैंने आपके लिए इसको नोट डाउन कर लिया। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वो जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलिच्छ कहा जाता था, ठीक है। ये एक कोट है, ठीक है ना, ये कोट है। तो ये हमें कहाँ मिलती है, मतलब इस पूरे जो वाक्य है जो पूरा, इसका वर्णन हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है ना। तो इसको रट लीजिएगा कि जो लोग भी संस्कृत शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलिच्छ कहा जाता था। ये हमें कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये बहुत कोई कॉमन क्वेश्चन है, बट इसमें गलतियाँ होती हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। देखिए, इसमें है ना कि आपका जो राजा है और उनकी पत्नियों के बारे में है, ठीक है। तो पहले राजा है आपके चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि ये जो हमारे कहते हैं ना गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक, उनकी पत्नी थी कुमार देवी। इनका नाम तो खैर मिल जाता है क्योंकि इनके राजा रानी के प्रकार के जो सिक्के हैं ना, राजा रानी प्रकार के, इस पे उनका कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम दोनों का नाम मिलता है। समुद्रगुप्त की जो पत्नी है उनका नाम था दत्ता देवी, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि जो विक्रमादित्य हैं, उनकी एक पत्नी का नाम था कुबेर नागा और एक पत्नी का क्या नाम था? ध्रुव स्वामिनी। याद होगा आपको ध्रुव स्वामिनी की कथा, कि ध्रुव स्वामिनी इनके बड़े भाई की वाइफ होती हैं, ठीक है। और फिर कैसे ये अपने बड़े भाई से लड़ते हैं और फिर कैसे इनसे शादी करते हैं। ध्रुव स्वामिनी एक शायद ध्रुव स्वामिनी एक पूरा उपन्यास भी है, ठीक है। तो ध्रुव स्वामिनी की उनकी वाइफ थी चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य की, और दूसरी थी कुबेर नागा। फिर है कुमार गुप्त प्रथम, इनकी पत्नी का नाम था अनंत देवी, ठीक है ना। तो इसमें गलती नहीं करनी है। फिर एक सवाल देखिए, ये है कि अर्थ जो शास्त्र है, ठीक है, अर्थशास्त्र के संदर्भ में क्या सही नहीं है, मतलब दो कोट्स हैं, इनमें क्या सही नहीं है। तो एक कोट ये है कि यह भारतीय राज शासन, ठीक है, राज शासन भी कह सकते हैं इसको, राजतंत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। नाम तो है अर्थशास्त्र, अर्थ से लगता है कि ये शायद अर्थ यानी धन या आर्थिक के बारे में बताएंगे, पर ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र किसकी बुक है? राजतंत्र की, ठीक है ना। तो पहला कोट है कि यह भारतीय राज शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट, ठीक है, रचना है। तो बिल्कुल ये सही बात है। जो अब तक राजतंत्र पे सबसे प्राचीनतम रचना है वो किसकी है? वो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, ठीक है ना। दूसरा ये है कि आपका इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो आपको लगेगा कि भाई ये तो मौर्य पीरियड में लिखी गई है, ठीक है। तो अगर मौर्य पीरियड में लिखी गई तो डेफिनेटली इसमें मौर्य साम्राज्य और शासन तंत्र के बारे में मिलता है। बिल्कुल भी नहीं मिलता, ठीक है। ना तो मौर्य साम्राज्य के बारे में मिलता है, ना कि मौर्य साम्राज्य के शासन तंत्र के बारे में मिलता है। तो इसलिए दोनों कोट क्या होते हैं? सही हो जाते हैं, ठीक है ना। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आजकल सवाल जो है ना वो ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए, एक सवाल है, किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया? मैंने जानबूझ के रैंडम सवाल लिए हैं ताकि आप जब चैप्टर वाइज याद करते हैं तो आपको याद रहता है, पर जब आपको मिक्स मैच करके दिया जाता है ना एग्जाम की तरह, तो आप भूल जाते हैं। तो देखिए, ये जो मिक्स मैच में मैंने मॉडर्न नहीं, मिडेवल और एंशिएंट को मिला दिया है। तो दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया किसने? तो ऑप्शन एक है आपका इब्न बतूता, दूसरा है अल-बरूनी, तीसरा है फरिश्ता और चौथा है अबुल फजल। तो इसका आंसर आपका होगा इब्न बतूता। जो इब्न बतूता है ये कौन था? इब्न बतूता जो है ये मोरक्को का निवासी था, आपको पता ही होगा किसके काल में आता है ये कहते हैं ना मोहम्मद बिन तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आता है, ठीक है, जिससे ये मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को अपना काजी भी नियुक्त करता है, ठीक है। इसका आंसर इब्न बतूता है कि इब्न बतूता ने विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से दिल्ली को उनमें से एक बताया। फिर देखिए, जो हर्ष है, ये मैं हर्षवर्धन की बात कर रही हूँ। हर्षवर्धन के ताम्रपत्र लेखों में प्रमातार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रमातु किस अधिकारी को कहा गया है? तो ये वर्ड याद कर लीजिएगा। तो ये जमीन नापने वाले अधिकारी को क्या कहा गया है? किसके अभिलेखों में कहा गया है? हर्षवर्धन के। देखिए कितने सवाल बनते हैं। पहला सवाल तो यही बन जाएगा, किसके अभिलेखों में कहा गया है?
हर्षवर्धन की। दूसरा यही बन जाएगा प्रमातार, प्रमातु होता क्या है, तो जमीन नापने वाला अधिकारी होता है। और हर्ष के किन अभिलेखों में कहा गया है, तो तामपत्र लेखों में कहा गया है, ठीक है ना। तो आपके 3 सवाल तो सीधे सीधे बन जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट सवाल है कि महाभारत के किस पर्व में राजशास्त्र का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो महाभारत का जो शांति पर्व है ना, इसमें राजधर्म प्रकरण पर विशेष रूप से बात की गई है, ठीक है। इसमें जो है भीष्म का राजनीतिक के गुण संदर्भों के का मत जो है उसके बारे में भी बात की गई है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस पर्व में महाभारत के राजशास्त्र की बात की गई है, तो शांति पर्व में। फिर देखिए दूसरा सवाल, किन ग्रंथों में खतविज, खतविज का जो मतलब होता है ना, वो राजशास्त्र कह लीजिए या राजतंत्र कह लीजिए, ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो खतविज यानी छत्र विद्या का उल्लेख किन ग्रंथों में होता है, तो ये वर्ड आपको मिलेगा कहाँ पे, पाली ग्रंथों में मिलेगा, ठीक है। तो खतविज यानी छत्र विद्या हमें कहाँ मिलती है, पाली ग्रंथों में। अर्थशास्त्र में कौटिल्य सहित प्राचीन भारत के कितने राजनीतिक चिंतकों का उल्लेख किया गया है, तो अगर आप कौटिल्य सहित बात करेंगे तो ये 19 चिंतकों का उल्लेख किया है, और अगर कौटिल्य को निकाल के बात करेंगे तो 18 चिंतकों का। तो डिपेंड करता है सवाल पूछा क्या जाएगा। देखिए इससे कितने सवाल बनते हैं। पहला सवाल तो यही हो जाएगा कि ऐसी कौन सी राजशास्त्र की पुस्तक है जिसमें राजनीतिक चिंतकों का उल्लेख किया गया है, या 19 राजनीतिक चिंतकों का उल्लेख किया गया है, तो ये आपकी अर्थशास्त्र हो जाएगी। या अर्थशास्त्र में कितने राजनीतिक चिंतकों का उल्लेख कौटिल्य सहित किया गया है, तो 19, और कौटिल्य के बिना किया गया है तो 18, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, मनुस्मृति के किस अध्याय में राजधर्म का वर्णन है, ठीक है। तो मनुस्मृति के 7वें अध्याय में जो है ना, वो राजधर्म का वर्णन है। इसमें राजा के कार्य, जो कर व्यवस्था है, दंड व्यवस्था है, उन सबका महत्व बताया गया है। फिर देखिए राजा और राज्य की उत्पत्ति का प्राचीनतम वर्णन हमें कहाँ से मिलता है, हमें मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण से। कहाँ से मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण से। देखिए इसमें एक कहानी आती है, इस कहानी को मैं सुना रही हूँ ताकि आपको ये कहानी अगर आप सुन लेंगे तो आपको याद रहेगा। देखिए कहानी ये है कि ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार राजा के अभाव के कारण जब देवासुर संग्राम में देवता बार बार हार रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने इंद्र को अपना राजा चुना। हालांकि ऐत्रेय ब्राह्मण में एक जगह ये भी लिखा है कि उन्होंने सोम को अपना राजा चुना, ठीक है। तो ये आप इससे याद कर लीजिए, चाहे सोम को राजा चुना चाहे इंद्र को चुना, पर इसका एक सिंपल सा कहानी क्या रिलेट करनी कि जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो देवता हार रहे थे, तो उन्होंने इंद्र को राजा चुना। तो राजा और राज्य की उत्पत्ति का प्राचीनतम वर्णन कहाँ मिला, ऐत्रेय ब्राह्मण में। क्यों, क्योंकि हमें ये कहानी कहाँ मिलती है, ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है। फिर देखिए निर्वाचित राजा को महासम्मत, महासम्मत किसे कहते हैं, निर्वाचित राजा को। किस ग्रंथ में कहा गया है, मतलब किस ग्रंथ में महासम्मत यूज किया गया है निर्वाचित राजा के लिए, तो ये महावस्तु है, ठीक है ना। आपको तो पता ही है महावस्तु किस धर्म से रिलेटेड है, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड पुस्तक है, ठीक है, बौद्ध धर्म की पुस्तक है, ठीक है, और किसमें है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि महासम्मत जो शब्द है वो महावस्तु में हमें मिलता है। लेकिन अगर आपको महासम्मत की जगह महाजन सम्मत पूछ लिया जाए, देखिए महाजन सम्मत का अर्थ भी यही है, निर्वाचित राजा। किसके द्वारा, जनता के द्वारा। जनता के द्वारा निर्वाचित जो राजा है उसको महाजन सम्मत या महासम्मत कहते हैं। तो अगर महासम्मत की बात करेंगे तो महावस्तु में मिल रहा है, महाजन सम्मत की बात करें तो किसमें मिल रहा है, तो ये दीर्घ निकाय में मिल रहा है, ठीक है ना। दीर्घ निकाय में समाज के स्वर्ण युगी की कल्पना की गई है और बताया गया है कि महासम्मत को जनता द्वारा राजा बनाया गया, ठीक है। अब देखिए फिर है कि राजा के चुनाव का वर्णन किन जातकों से प्राप्त होता है। तो अगर आप जातकों की बात करेंगे तो तृतीय जातक और उल्लूक जातक है, ठीक है ना। तो इन दोनों जातकों से राजा के चुनाव का जो वर्णन है वो मिलता है। अब देखिए एक सवाल पूछ रहा है कि जो मत्स्य न्याय है या मत्स्य न्याय है, ठीक है ना, जो भी पढ़ लीजिए आपको जिसमें भी आपको सुविधा हो, का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है ना। तो ये मत्स्य न्याय या मत्स्य न्याय क्या होता है, ये होता है, इसका मतलब अगर आप मीनिंग बाय वर्ड मीनिंग देखें, इसका मतलब ये होता है जहाँ पर है ना बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए, ठीक है ना। बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाए या खा जाए, ठीक है, ठीक है,
यानी कि जो बलवान है, वो जो बलवान है और जो मतलब कमज़ोर है उसके ऊपर अत्याचार करे, है ना, उसको मत्स्य न्याय बोला जाता है ना। इसीलिए मत्स्य का मतलब क्या होता है, मछली होता है, ठीक है ना। इस पे एक कहानी भी है कि जब मनु का टाइम था, है ना, तो मत्स्य न्याय से दुखी होकर प्रजा ने मनु को अपना राजा चुना। तो ठीक है, तो मत्स्य न्याय का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। फिर देखिए आपको एक शून्य शेप की कथा है जो इस बार के पेपर में भी पूछी गई थी, है ना, मैच करने के लिए। तो आपको पता होगा कि ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। इसमें क्या मतलब इसमें देखने लायक यही है कि ये जो शून्य शेप की कथा है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलती है। प्लस इसमें ये भी है कि इसमें ये बताता है कि जो शून्य शेप है वो बताता है कि उसके फादर ने, यानी उसके पिता ने, है ना, उसको बेच दिया था। मतलब एक तरह से ये दो चीज़ इंडिकेट कर रहा है, अगर आप इसको याद रखें कि देखिए ये बताता है कि शून्य शेप की एक कथा है जो कि ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलती है। इसमें बताता है कि उसके पिता ने उसे बेच दिया था। इससे ये पता चलता है कि परिवार के सदस्यों पर जो पिता है वो राजा की तरह शासन करता था, ठीक है ना। ये मतलब प्राचीन व्यवस्था को बताता है और प्लस ये बताता है कि राजा की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, है ना, स्टार्टिंग में, उसको लेके ये कहानी है या कथा का जो अर्थ है, ठीक है ना, कि मतलब वो अपने बेटे को ही पिता बेच देता है, ठीक है। तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए इसमें मैंने जो भी बताया ये रैंडम क्वेश्चंस हैं, बट इनको रट लेंगे ना तो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। और अगर आपका कोई भी आपकी क्वायरी हो या आपका कोई भी सवाल हो ना, तो मैंने अपनी मेल आईडी आपको 50 बार बताई है, फिर से बता देती हूँ, प्रियंका यादव arc@gmail.com, ठीक है ना, ये मेरी मेल आईडी है, ठीक है। आप इस पे मुझे मेल कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं एक और मेल आईडी आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगी, आप उस पर भी मेल कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो भी क्वायरी आप मुझे बता दीजिएगा, या आपको कोई स्पेशल पोर्शन पढ़ना हो मुझसे तो वो भी बता दीजिएगा। सी यू देन, टेक केयर, बाय।